हाय भरत जी। हाय हाय नमस्ते। सोनू जी, नमस्कार नमस्कार सबको। नमस्कार भरत जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। वेलकम टू एक्टर्स इन प्रैक्टिस। और बहुत अच्छा लगा कि आप आए। और धन्यवाद आपने धन्यवाद। हमारा पेज देखा? डिड यू मैंने देखा, लुक एट? मैंने एक्चुअली हाँ सुना तो काफी पहले से था, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला था मैं उसको चेक करूं, देखूं सब। तो जब से आपसे बात हुई उसके बाद मैंने काफी आपके पेजेस पे जो भी देख सका, बहुत सारा देखा मैंने। कल रात को काफी देर तक मैं देखता रहा था, बहुत लोगों के जी। देखे मोनोलॉग्स, और बहुत अच्छा लगा देख के। इतना अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है सोनू जी, इसके लिए मैं आपको, आप लोगों को धन्यवाद, बधाई और पता नहीं क्या क्या देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया भरत जी। और इसीलिए मैंने सोचा कि अगर आप आएंगे तो बहुत सारे लोगों के मन में ना कुछ सवाल होते हैं कास्टिंग को लेकर, और कि डायरेक्टर्स लोग क्या चाहते हैं। तो उस लिहाज से मैं एक पर्सनल सवाल पूछूंगा कि आपने इतने दिन थिएटर किया है, एक्टिंग किया है, फिल्में की हैं, आपसे अगर मैं पूछूं कि एक मोनोलॉग आप बताइए जो कि आपका पर्सनल फेवरेट है। इतने सारे मोनोलॉग्स, एक कोई एक अगर आप शेयर कर सकें कि ये वाला मुझे बहुत पसंद है इस फिल्म का या ना, इस मतलब इतना बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि कौन सा मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि जैसे वो आप पूछते हैं ना किसी को फेवरेट सॉन्ग बता दीजिए, तो ये सब बताना बड़ा मुश्किल होता है। कौन से सॉन्ग को अपना फेवरेट करें। ऐसे ही आप तो जानते हैं कितने मोनोलॉग्स हम लोग वहां पे तैयार करते थे थिएटर में। बिल्कुल कितना बिल्कुल। पढ़ते थे, तैयार तो चलिए 4-5 ही करते थे उस जमाने में, बट पढ़ते तो बहुत सारा थे। लेकिन फिर भी जो एक दो मैं कहूँ, अगर जैसे नादरा बाजी का लिखा हुआ जो वो था, मैं जिंदा हूँ प्ले का, दैट हाँ जिसने किसी इंसान को मरते नहीं देखा वो इतना बेवकूफ है जैसे कोई औरत ये सोच ले कि वो बगैर किसी मर्द के बच्चा पैदा कर सकती है जी। है ना। बहुत बढ़िया। ये वो लुक बैक इन एंगर लुक बैक बिल्कुल इन बहुत ही एंगर, जॉन ऑसबॉर्न और जी नादरा इन्होंने बाजी ने उसको अडेप्ट करके अडैप्ट पूरा किया। किया था जी। वो बहुत, उसमें मजा था। उसमें क्या था ना, एक मोनोलॉग में सब कुछ होना चाहिए। अगर आप कहीं पे करने जा रहे हो तो एज एन एक्टर आपको बहुत कुछ दिखाने का मौका मिले एक ही मोनोलॉग में, एक पीस में, एक हाँ पेज के पेपर में। हाँ तो उसमें ना एक्चुअली शुरुआत कहाँ से, एक एंगर से था, फिर बाद में इमोशन हो जाता है, इमोशनल हो जाता है वो। तो बहुत सारे भावों का जिसे कहते हैं मिश्रण वो था उसमें। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त था। उसके बाद दयाशंकर की डायरी का जो वो पीस था, वो फिर बड़े भाई साहब का पीस, तो सब बहुत ही बढ़िया चीजें थी। वो सुनने में, करने में मजा आता था। तो एक सवाल है मोनोलॉग को लेकर कि हर एक्टर जैसे ही थिएटर ज्वाइन करता है या किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हाँ करता है, उसको 6-7 मोनोलॉग समझ दिया जाता है कि आप ये प्रिपेयर कीजिए। तो फायदा क्या है मोनोलॉग करने का, कि क्यों एक एक्टर को कहा जाता है कि ये 2 पेज का स्क्रिप्ट याद करके आओ तब तुम एक्टर कहलाओगे? क्यों ऐसा है? नहीं, ये रेयरली करना पड़ता है। ये एक्चुअली शुरुआत जो है ना, वो कराया जाता है लोगों को कि कुछ तो प्रैक्टिस शुरू करेंगे, वो कुछ याद करना शुरू करेंगे। ऐसा कोई वो ही सब कुछ नहीं है। एक्टिंग की जस्ट शुरुआत है वो, कि आपको याद करने आना चाहिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का तलफ्फुज का प्रॉब्लम होता है, प्रोनाउंसिएशन का के इश्यूज होते हैं। आपका नेटवर्क कट रहा है। हेलो, अभी Sonu, we can hear him. It's okay at our end, Sonu. तुम इंटरनेट अपना उसका लोगे क्या? हमारा आवाज क्लियर नहीं जा रहा। आप लोगों का आ रहा है मुझे आवाज। सो ये एक्चुअली बेसिकली हमारी आवाज में कुछ प्रॉब्लम था क्या? नहीं, आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। मुदित, आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है, मुझे परफेक्ट है यहाँ पे। मेरे लिए कुछ अभी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ। ओके, ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। सो एक्चुअली ये शुरुआत इसलिए कराई जाती है एक मोनोलॉग से कि
आपको याद करने आना शुरू कर देना चाहिए। आपको एक एक पेज, डेढ़ पेज, दो पेज के सीन्स या उस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत उसी से होती है, इसलिए वो दिया जाता है। उससे फायदे बहुत हैं, एक दो फायदे नहीं है। एक तो आपको जैसे मैंने कहा कि याददाश्त की भी प्रैक्टिस हो जाती है, और उसके बाद किसी को आप सुनाएंगे तो वो आपका करेक्शन वगैरह करने लगते हैं कि ये गलत है। सबसे पहले सुनाने के लिए अपने जो भी आपके सीनियर्स हैं या आपके गुरु हैं उनको सुनाइए, तो वो आपको उसमें करेक्शन कर देते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद होता है। यही है, मतलब उसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ आप मोनोलॉग से ही शुरू करिए एक्टिंग, ऐसा कुछ नहीं। और बाकी डिक्शन वगैरह में भी तो हेल्प हो जाता है कि अच्छा तुम्हारा ये शब्द में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, तो वही सब चेक करने के लिए। तो एक बेसिक्स कि स्टेज पे खड़ा होना शुरू कर देता है आदमी एक मोनोलॉग याद कर। और हम लोग पिछले 9 वीक से, ये 10वां वीक हो जाएगा कल से, एक मोनोलॉग हर कोई कर रहा है प्रिपेयर। तो अच्छी चीजें तो पता है, खतरे क्या है मोनोलॉग के, डेंजर्स क्या है कि कुछ खतरे हैं, कुछ खतरे मुझे जहां तक पता है, जो सिर्फ मोनोलॉग के भरोसे ही आप नहीं कुछ कर सकते हैं। जैसे मोनोलॉग ही अगर आप तैयार करके ये समझ जाएंगे कि आप कंप्लीट एक्टर बन गए हैं, आपने अगर उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर लिया, 4 लोग आपको शाबाशी भी दे दें, तो भी इससे कोई ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम बहुत अच्छे एक्टर बन गए, क्योंकि वो आपका एक अकेले का एक परफॉर्मेंस होता है। जबकि एक्टिंग जो एक विधा है, उसमें आपको को एक्टर या सामने वाले का वो समझ के करना पड़ता है। एक रिएक्शन वहां से मिलेगा तो ही आप उस पे रिएक्ट करोगे, फिर आप बोलोगे। कई बार अगर आपने कोई सीन आपने घर पे बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, सब अपने डायलॉग्स याद कर लिए और सीधा पहुंच गए शूट पे, फिर आप जैसे ही सामने वाला अपने तरीके से आपको क्यूज देना शुरू कर दिया, आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हो, अनकंफर्टेबल फील होने लगता है आपको। फिर आपका जो आपने तैयारी किया ना, वो भी नहीं निकलता है वहां पे। तो आपको ये मोनोलॉग सिर्फ कुछ चीजों में आपको हेल्प कर सकता है, चीजें याद करने में, आपके तलफ्फुज पे काम करने में, चीजों को और गहराई से समझने में काम आता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। इसलिए जब भी आप अगर मोनोलॉग भी करें, तो मेरे ख्याल से इस तरह के मोनोलॉग उठाएं जिसमें बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे कुछ तो अलग तरीके का हो। वो एक ही जैसा नहीं करना चाहिए कि बैठे हैं और सिर्फ डायलॉग बोल दिए। आई मीन सारे इमोशंस भी आपने निकाल लिए, फिर भी कुछ तो अलग करने की कोशिश दूसरी बार करनी चाहिए, तीसरी बार अलग करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो सामने वाला है नहीं मेरे सामने, लेकिन मैं ये अज्यूम कर लूं कि सामने कोई है और वो एक कोई सवाल मुझसे पूछ रहा है, भले मैं दोहराऊं नहीं उस सवाल को, लेकिन वो उसको रिएक्ट कर जाऊं उस जगह पे कि अच्छा क्या कह रहे हैं आप, हाँ ठीक है। तो फिर वो उस तरीके से भी आप उसको एक फॉर्मेट बना सकते हैं। तो आपके लिए फायदेमंद होगा कि कल को अगर कोई आप जाते हैं दूसरी जगह जहां शूट हो रहा है या थिएटर में आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपको आदत बनी रहेगी कि आपको कोई टोकने वाला भी रहेगा, क्योंकि मोनोलॉग नहीं है, सिर्फ मोनोलॉग ही लाइफ नहीं है, या थिएटर नहीं है, या एक्टिंग नहीं है। मोनोलॉग के अलावा मेन रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन वो मेन है। उसके हिसाब से आपको कहते हैं कि हाँ, एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। बिल्कुल, रिएक्टिंग का ही मेन हमें प्रैक्टिस, अभ्यास की जरूरत है। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए हम लोग थिएटर में प्रैक्टिस जब करते हैं, रिहर्सल करते हैं, तो हमको अपने से ज्यादा दूसरों का डायलॉग याद रहता है, क्योंकि हमको बोलना तो उसके बाद ही है ना, कि जब वो उसका खत्म होगा क्यों तो मैं बोलूंगा। अगर मैं अपना ही याद करके बैठूंगा, उसका देखता रहूंगा, अच्छा ये रुक गया उसके बाद मैं बोलूंगा, तो वो नहीं चलेगा ना। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहना चाहिए। जब आप मोनोलॉग प्रिपेयर करते हो तो आपको यही सब कुछ नहीं मिलने वाला है। मोनोलॉग तक ठीक है, लेकिन आपको 2 एक्टर के साथ
प्रैक्टिस भी वैसे सीन्स भी करते रहने चाहिए। और उसका सबसे आसान तरीका, मैं अभी भी लॉकडाउन के समय में भी आप देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप में जो है ऐसे जैसे आप हम लोग अभी बात कर रहे हैं वैसे पूरे नाटक का रीडिंग कर लेते हैं। जी कई लोगों को देखा है मैंने, पूरे नाटक का रीडिंग कर रहे हैं। तो वो क्या उसमें ज्यादा समझ में आता है कि अच्छा प्रैक्टिस में रहते हैं वो लोग, तो वो सब भी करते रहने चाहिए। कम से कम दो, हाँ 2 एक्टर का तो कम से कम कर ही सकते हैं। किसी दोस्त को पकड़ लिया, उसके साथ रीडिंग कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बनी रहेगी। बिल्कुल, ये इसका कि बस मोनोलॉग पे फोकस नहीं करना है, ये एक चीज है, हमने करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। पर साथ में अपने को एक्टर के साथ, अपने जो भी एक्टर फ्रेंड्स हैं उनके साथ सीन्स पे वर्क करना चाहिए। जूम पे करो चाहे कहीं पे भी करो, लेकिन उसका भी अभ्यास होना चाहिए। तो इस बात से तो यही निकल के आता है। हाँ। और अनामिका का एक सवाल था, मैं चाहूंगा कि अनामिका पूछे, उसने मुझे भेजा था। तो अनामिका अनम्यूट करके पूछिए। जी जी, नमस्ते भरत जी। नमस्ते जी। जी, मैंने एक्चुअली वही सवाल किया था जो आपने शुरू में बताया कि मेरा ये सवाल था कि जब एज अ कास्टिंग डायरेक्टर जब फ्री ओपन कास्टिंग होती है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर रोल के लिए नहीं बुलाया जाता है और एक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी तरफ से कोई मोनोलॉग कास्टिंग डायरेक्टर के सामने करे। So I just wanted to ask कि कैसा मोनोलॉग एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आप एक्सपेक्ट करते हैं एक्टर से जिससे आपको उसकी रेंज का पता चले? बढ़िया सवाल है अनामिका। मैं एक्चुअली पहले भी बता चुका हूँ कि एक ऐसा मोनोलॉग चुनना चाहिए आपको उसको प्रिपेयर करने के लिए कि जिसमें बहुत कुछ हो, 2-4-5 इमोशंस कम से कम उसमें आ जाए, ताकि बहुत सारे लोगों को मैं हम लोग इतना ऑडिशंस वगैरह करते रहते हैं तो ऐसे कभी बोल देते हैं लोगों को कि आप अपना कुछ कर दीजिए, क्योंकि पता होता है कि जो भी उसे ये भी पता चल जाता है कि ये थिएटर से अगर होगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके ही रखा होगा अपना। तो बहुत सारे लोगों का इतना सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा हो जाता है। कई बार हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि इतना अच्छा मिल जाएगा मुझे, मतलब कोई एक्टर जो इतने अच्छे से इमोट कर दे चीजों को एक 2 मिनट के या 1 मिनट के मोनोलॉग में। तो वो, और ऐसा कोई, मैं जो कह रहा हूँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। आप अगर किसी एक इमोशन में भी अगर अच्छे से परफॉर्म कर दोगे जो मुझ तक पहुंच जाएगा तो वो भी काफी है। लेकिन एज अ कास्टिंग डायरेक्टर अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं यही चाहूंगा कि अगर वो मुझे एक ही मिनट के किसी पीस में वो सब कुछ दिखा दे मुझे, या कम से कम 2-3 चीज तो दिखाई दे, तो मुझे पता चले उसके रेंज का कि हाँ चलो बंदा अभी हंस भी लेता है, गा भी लेता है, रो भी लेता है, नाच भी लेता है, थोड़ा सा स्टेप्स भी कर दिया, तो इट्स अ लाइक दैट। राइट राइट। जैसे कई लोग ऐसा करते हैं कि अपना एक मैंने बहुतों को देखा है, स्पेशली बहुत लोगों को आपने देखा भी होगा कि वो पीसेस रिकॉर्ड जो कर रहे हैं आज के डेट में किसी को भेजने के लिए, बहुत सारे मुझे भी आते रहते हैं कि वो स्पेशली लिखवाते हैं राइटर से कि उनके मूड के हिसाब से, उनकी पर्सनैलिटी को जो सूट करे, जो उन पे अच्छा लगे, वैसा एक लिखवा लेते हैं और फिर उसको अच्छे से प्रिपेयर करके फिर वो उसको शूट करते हैं और फिर भेजते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। या किसी नाटक से आप चूज कर लो कि कौन से नाटक में, या किसी फिल्म का कोई ऐसा सीन निकाल लो जिसमें सारे इमोशंस हों जो आपको अच्छा लगे करने में, तो वो निकाल के करना चाहिए। और मेन यही है कि जो भी करें अच्छे से करके, प्रिपेयर करके बढ़िया से करें, ताकि जो जहां पे आप दिखा रहे हो वहां तक पहुंचे। मेन मोटिव वो होना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज हो गया अनामिका? हाँ जी हाँ जी जी। ओके ओके। सो एक सवाल मेरे मन में अक्सर आता है, मैं बहुत सारे मोनोलॉग देख रहा हूँ और लोग अक्सर ना उसमें म्यूजिक डालते रहते हैं। तो कभी कभी तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हर वीक म्यूजिक पे ही खेल रहा है, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप किसी का मोनोलॉग देखते हो और उसमें म्यूजिक का सहारा लिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? कि क्या रॉ एक रिकॉर्डिंग है जो कि मैंने मान लेते हैं कि शेक्सपियर का एक मोनोलॉग किया और मैंने वो अपलोड कर दिया,
और नहीं तो उसमें मैंने एक बड़ा ही कमाल का, भरत जी, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, म्यूजिक पीस डाल दिया। तो उस बारे में अगर कुछ बता सकें, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है कब, क्योंकि मुझे भी टेम्पटेशन होता है कि अरे यार एक म्यूजिक डाल दूं, पीछे बजे धड़ 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 और मैं बोल रहा हूँ तो वही जो फीलिंग है ना। नहीं जैसे देखिए म्यूजिक तो हम लोग के मतलब जो फील्ड है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। म्यूजिक के बिना सब कुछ अधूरा है। लेकिन ये इसमें कोशिश यही होनी चाहिए कि म्यूजिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर क्या है कि आपका कुछ एक हो जाएगा कि आपको सहायता मिल रही है, उससे मूड आपका एनहांस हो रहा है। और कई बार अगर आपको म्यूजिक ना मिले तो क्या आप परफॉर्म नहीं करेंगे वैसा है। तो बिना म्यूजिक के ही अगर करें मोनोलॉग वगैरह तो बढ़िया होता है। उसमें क्या कि आपको एक जो आपकी परफॉर्मेंस का भी एक सुर होता है, तो आपकी परफॉर्मेंस में एक म्यूजिक होता है। अगर आप उस परफॉर्मेंस के सही सुर को आपने पकड़ लिया ना, तो आपको किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं है। म्यूजिक देखते हैं ना, प्लेबैक जो लाइव म्यूजिक हम लोग करते हैं उसमें हल्का फुल्का किसी सीन में बजता है तो बजता, नहीं बजा तो नहीं बजा। नाटक में, फिल्मों में बाद में वो सब ऐड किया जाता है। कोई एक्टिंग करते वक्त तो आपको म्यूजिक नहीं मिलता ना, नहीं। तो वो वैसा है। तो वो पोस्ट प्रोडक्शन का काम छोड़ दीजिए, अभी लाइव हम लोग ये मोनोलॉग लाइव करते हैं ना, तो उसको जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल से। और कभी कभी यूज कर लिए तो कोई बात नहीं, मतलब कि कभी चार कभी एक आध बार कर लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ना तो करें। होता है। हाँ हाँ, अच्छे से अगर एनहांस होता है उससे पता चल जाता है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी कैलिबर का ज्यादा पता चलेगा मुझे, कि आपने बिना किसी सुर के जो अपना सुर पकड़ा है उसको वो रखा है किस लेवल पे लेके गए। एक चूंकि आप डायलॉग सुपरवाइजर भी रहे हैं फिल्मों में, तो डिक्शन क्लैरिटी ये किस तरीके से काम किया जा सकता है उस पे, और क्या अगर मैं ये काम नहीं करूं और मैं सेट पे जाऊं तो इज इट प्रॉब्लम की बातें होती हैं कि भाई उसका तो क्लैरिटी ही नहीं है उसके आवाज में और डिक्शन सही नहीं है, आप लोग परेशान होते हैं सेट पे एक एक्टर से, या हाँ मतलब अगर आपको बड़ा बनना है, बड़ा एक्टर बनना है, तो ये सब तो बहुत ही छोटी बातें, ये तो आपको हर्डल क्रॉस करने ही पड़ेंगे। आपका डिक्शन, आपका जो भाषा है उस पे सफाई होनी ही चाहिए, तभी आप बड़े लेवल पे जा सकते हो। नहीं तो छोटे 1 डे 2 डे करते रह जाओगे। हमने कई बार ऐसा वो मिला है हमें सेट पे कि कभी 1 डे 2 डे वाले एक्टर्स आ जाते हैं जिनको डिक्शन की काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ बहुत दिक्कत होती है। वो एक दिन के भी अगर एक्टर आ गया और वो बोल नहीं पा रहा है ठीक से, तो परेशानी पूरे क्रू को होती है, क्योंकि एक पूरा सीन उसके ऊपर डिपेंड है। तो लेकिन जो बड़े लेवल पे अगर आपको जाना है, खेल करना है, फिर तो आपको इन सब चीजों से पार पाना ही पड़ेगा। और इसका सबसे बढ़िया तरीका तो वही है कि रीडिंग करिए, रीडिंग करते रहिए और अपने किसी गुरु रख लीजिए। कोई एक गुरु ऐसा होता है जिसको अगर हम सुनाते हैं तो वो हमारे किसी गलतियों को पकड़ता है और हमें उसको सही करके देता है। वो जैसे हम जब करते थे एकजुट में भी, तो देखा होगा आपने कितने कितने नाटकों की रीडिंग्स सेशंस होते थे। हम लोग कितना, कहाँ से शुरुआत की, हम लोग कितना खराब पढ़ते थे उस वक्त, कितनी गलतियां करते थे। और धीरे धीरे फिर पढ़ते पढ़ते ही हुआ है सब कुछ। करने से ही होता है, बिना किए हुए कुछ नहीं होगा। सिर्फ समझ लेने से, फिल्मों के डायलॉग्स देख लेने से, समझ लेने से, बोल लेने से नहीं होगा। आपको छोटी छोटी बारीकियों को सीखना पड़ेगा। हम लोग सब लोग बोलते हैं सर गलती हो गई वही सबसे बड़ी गलती होती है। तो वो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है। तभी आप, जब आप भाषा पे कमांड जैसे ही होगा, तब आप अच्छे ऑडिशंस देंगे, तब आपका चयन होगा अच्छे किसी रोल के लिए। अगर आपकी भाषा में कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप बड़े से बड़ा ऑडिशन दे के आ जाएंगे, आपको नहीं होगा। क्योंकि वो
जो भी कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर चलिए वहां तक पहुंचा भी देगा कि सर देख लो सर बहुत अच्छा एक्टर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, तो वो नहीं हो पाएगा। वो बोले साला क्या डब करवाऊं मैं? भाषा ही तो मेन है। एक एक्टर को परिपूर्ण तभी माना जाता है जब आप एक्टिंग तो सब कर लेते हैं, एक्टिंग तो बोलना मतलब कुछ भी करा लेना किसी से भी कराया जा। आज की डेट में देख तो नॉन एक्टर एक्टर सब आ जाओ। हाँ, वो बड़े ऑडिशन भी actors- लेते हैं ना कि नॉन एक्टर हाँ, ओनली आज के रिक्वायर्ड। डेट में अभी एक नया चल पड़ा है, नॉन एक्टर को लाओ, वो एक्टर नहीं चाहिए उनको। अभी बताओ साला जो इतने साल से थिएटर कर रहा है उसको छोड़ दें और नॉन एक्टर रास्ते पे पकड़ पकड़ के कास्टिंग करें, तो वो इसलिए तो कहते ये हैं कि उसमें वो मिलेगा, रॉ मिलेगा। और अगर हमको एक्टर को भी सिखाना ही है तो फिर नॉन एक्टर से क्यों ना करें? वो उसकी गलती मुझे लगता है, हम एक्टर फ्रेटर्निटी भी उसमें ज्यादा उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम आ तो जाते हैं एक्टिंग फील्ड में, लेकिन हम वो सारे इक्विप्ड नहीं होते हैं, उन सारी चीजों से इक्विप्ड नहीं हो पाते हैं। हमको सब हमारे वो हथियार हैं, टूल्स हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारे मुंह से एक जो शब्द निकले वो परिपूर्ण निकले, किसी को उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि अरे क्या बोला ये, हाँ आज बोल रहा है या आज बोल रहा है। कई बार आज तक सुनिए किसी मुझे तो आज तक सुनाई देता है, नहीं साफ नहीं पता चलता। वो उनके एंकर्स को भी सुनिए ना तो आज तक बोलते हो, आज तक बोल ही नहीं पाते। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक्टर से ये, और उस लेवल के एक्टर से ये गलती वो माफी के लायक नहीं है। तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज, डिक्शन, क्लैरिटी, इस पे काम कीजिए। और मोनोलॉग कर रहे हैं तो अगर रिकैप करें जो हमने बातें की हैं, तो मोनोलॉग कर रहे हैं तो वो कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में 2 एक्टर सीरीज भी कीजिए, प्ले 2 नाटकों एक्टर्स के 3 एक्टर्स किसी कीजिए। नाटकों की रीडिंग्स, वो बहुत जरूरी है। ये मोनोलॉग सिर्फ आपके पर्सनल ट्रेनिंग के लिए है जी, और वो सिर्फ आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए है, लेकिन वो पूरा नहीं है। पूरा अगर आपको सर्वमान्य एक्टर बनना है तो आपको 2 एक्टर के साथ, 4 एक्टर के साथ, 5 एक्टर के साथ मिलके पूरा सीन करना पड़ेगा। अगर उसमें आपने सबको चौंका दिया कि वाह क्या बात है, क्या कर रहे हो यार तुम, तब जाके आप एक्टर बनते हो। बिल्कुल, है ना? तो ऑलमोस्ट सेशन तो कंप्लीट हो रहा है, तो मैं अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो तुरंत पूछो। हाँ सर, मुझे एक सवाल पूछना था। जैसे ओपन ऑडिशन में लिखा हुआ रहता है आपको क्या लुक बना के जाना है, वहाँ कैजुअल्स में आना है, कुर्ती में आना है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप जाते हो और बोलते हो नहीं मतलब लुक नहीं जा रहा है, और जब एड, मैं एडवर्टाइज की बात कर रही हूँ, तो एड अगर टीवी पे देखते हैं तो मुझे दिखता है कि हाँ मतलब मेरे आसपास ही लुक था जो भी फाइनल किया। तो एग्जैक्टली ये जो बताते हैं लुक फिट नहीं हुआ, आप लुक वैसा नहीं है, तो इसमें क्या सोचते हो आप लोग कास्टिंग करते वक्त? नहीं, ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि कैसे लोग चाहिए, कैसा वो जो एक ब्रीफ मिलता है हम लोगों को एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। हम लोगों को डायरेक्शन टीम से या डायरेक्टर की तरफ से एक ब्रीफ मिलता है कि हमको ऐसे ऐसे लोग चाहिए। फिर हम लोग अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि ऐसे ऐसे जो हमारे एक्टर्स हैं जिनको हम जानते हैं ये लोग इसमें जा सकते हैं। फिर एक ओवरऑल जो ब्रीफ के हिसाब से एक वो सोशल मीडिया पे या मैसेज पे हम भेजते हैं सारे एक्टर्स को, ऐसा लुक है इसमें, अगर आप फिट बैठते हो तो आ जाओ। जैसे अभी आपने कहा कि आप अगर जाती हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाता है, और बाद में जब आप एड देखती हैं तो पता चलता है कि जो लड़की सिलेक्ट हुई है वो ऑलमोस्ट आप ही के अपीयरेंस की है। तो ऐसा उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार आप होता है वो कुछ अपने सेटअप एक्टर्स को ही यूज करते हैं किसी एड में, या उनको पता होता है कि इसमें हमको इसी को लेना है, या इस तरह के 8-10 लोगों का एक उनका बैंक में होता है, उसी के साथ काम करते हैं। और खासतौर से एड में मैं बता रहा हूँ, एड वालों का कोई रूल नहीं है। वो जो बोलते हैं हर दूसरे दिन उनका ब्रीफ चेंज होता है। यहाँ से अगर हम ऑडिशन करके भेजते हैं, उनका अगले दिन कुछ और ही ब्रीफ आ जाता है।
तो वो रोज ब्रीफ बदलता रहता है। तो इसमें कास्टिंग वालों की भी कोई गलती नहीं होती है, वो भी उनके ऊपर भी वहां से तलवार लटकी रहती है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। आप और एज एन एक्टर आपका काम है सिर्फ जाते रहना, लोगों को दिखते रहिए। जब 8-10 बार आप दिखेंगे तब जाके आपको नोटिस करेंगे वो। ये एक रूल है। डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आप बार बार जाते रहिए। और अगर ऐसा हो कि एकदम परफेक्ट लुक वाली लड़की मिल जाए बट जिसको नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रही है, और एक जो है जो लुक में नहीं जा रही है बट या शी कैन परफॉर्म बेटर, तो आपके हिसाब से आप किसको प्रेफरेंस दोगे, एक्टिंग वाले को या लुक जो एकदम परफेक्ट है उसके? नहीं, हम तो परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है। परफॉर्मेंस क्योंकि मेरे ख्याल से लुक्स और मेकअप में अभी इतने वैरायटी है कि बना सकते हैं किसी को कैसा। हाँ, थोड़ा बहुत तो करा ही जाता है ना। कुछ भी बाल के साथ या आपके मेकअप के साथ कुछ करके काम हो ही जाता है। फिर बाद में उसको भी वही लुक हो जाता है, यही लुक चाहिए था। अगर परफॉर्म कोई बढ़िया कर दे तो अच्छा लग जाता है। परफॉर्मेंस फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है। जब हम लोग पहली बार किसी को बुलाते हैं, उसके लुक के हिसाब से बुलाते हैं जो हमको ब्रीफ मिला हुआ रहता है, और कई बार वो चेंज हो जाता है कि अगर कोई तीसरा ही लुक वाला परफॉर्म बहुत अच्छा कर देता है तो वो उसको भी ले लेते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि परफॉर्मेंस पहले देखें या लुक पहले देखें। कई बार लुक इतना एप्ट मिल जाता है डायरेक्टर्स को, तो बोलते यार इससे हम करा लेंगे। और कई बार परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो जाता है तो बोले यार लुक भी इसका हम ठीक कर देंगे। तो ये दोनों में चलता है। इसलिए हाँ। ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल? क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो रही है धीरे धीरे। अच्छा, हो गया। ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गया, पता भी नहीं चला कि 30 मिनट कब गुजर गए। तो भरत जी, जाते जाते कुछ हम एक्टर्स के लिए एक मैं बस यही कहूंगा, इस लॉकडाउन में आप सबने ये शुरू करके बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और इसको जारी रखिए। 100 मोनोलॉग, 100 वीक्स, मतलब इतना बैंक हो जाएगा मोनोलॉग वालों को। ये देख देख के ना इतना वो किताब लिख सकते हैं नॉवेल लिख दीजिए उसके बाद। और कुछ मुझे लगता है थोड़ा और भी क्रिएटिविटी इसमें बढ़ाया जाए। लोगों को कहें कि कुछ अपनी तरफ से भी कुछ लिखें, कुछ अपना परफॉर्म करें, कुछ और तरीके, कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते रहिए थोड़ा सा। जी। कुछ दूसरे लैंग्वेजेस की भी मैंने देखे हैं, वो भी लाइए, देखते ना क्या होता है, अच्छा मिक्स एंड लगेगा। मैच। क्योंकि अनामिका ने 2-3 वीक ट्राई किया था कि वो पर्सनल कुछ ना कुछ पता नहीं लिख रही थी या कुछ कर रही थी। तो वो देखिएगा आप, बहुत अच्छे मोनोलॉग्स हैं अनामिका के। मैंने देखे 1-2, बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत ही बढ़िया थे। लेटर टू अ फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ था। और एक रेंट वाले का। हाँ, नहीं, एक और लास्ट वाला देखा था मैंने, जो क्या बिहेव कर रही हूँ समथिंग, कुछ क्या लाइन था वो, ये बारिश भी मेरी तरह ही बिहेव कर रही है। बहुत अच्छा किया था तुमने। थैंक यू। एकदम सब करते रहिए, बहुत अच्छे से मजा आएगा इसको देख के। मैं चाहूंगा सब लोग अनम्यूट करो और भरत जी को थैंक यू बोलते हैं अच्छे से। आपने कह दिया, बस हो गया सब। थैंक यू भरत जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू सर। और हम थैंक यू सो मच। और चाहेंगे कि फिर कभी मौका लगे निश्चित तो आप फिर से आए। जरूर। ओके, बाय।